हेलो गाइस। तो आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। पर उससे पहले मेरे को आपको कुछ पूछना है और बताना भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने टाइम से कोई वीडियो क्यों नहीं डाली। क्योंकि मैंने जब डाली तो दो एक साथ डाली, उसके बाद फिर इतने टाइम हो गया, लगभग एक साल होने वाला है, मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो क्यों नहीं डाली। इसका भी बहुत सारे रीजन है, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ता हूँ। तो इसलिए मेरे को इन सब चीजों के लिए टाइम मिला नहीं, लेकिन जब अब मुझे टाइम मिला तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी। ठीक है, और मुझे पहले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपने माइक की क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। तो मैंने इसके लिए भी नया माइक परचेज कर लिया है, क्योंकि आपने मुझसे बोला था कि माइक क्वालिटी खराब है। तो ऐसे ही आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट भेजते रहिए, तभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझूंगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने के बाद भी कोई डाउट है तो आप वो कमेंट पे लिख सकते हैं, तो मैं उसको आपको वापस सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में। तो दिस इज अ साइंस, नाइन्थ साइंस का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन ने तीन लॉ बनाए अपने, वर्ल्ड फेमस लॉ है ये। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने इतने सारे, मतलब इतने सारे क्या कह सकते हैं, तीन लॉ बनाए हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए जानने के लिए। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक मिनट में फॉन्ट आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। दिखाई पड़ रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। जी, इंटरप्शन के लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो अब शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मतलब जो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है न्यूटन का। कहता है, इफ अ बॉडी एट रेस्ट it remains at rest, and if a body in motion, it remains in motion when no external force is applied to the body। तो क्या कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल है, वो रेस्ट पे है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे वही बॉल का एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉल है वो मोशन में है, तो वो मोशन में जो है, अगर उस पे हम जब तक कोई फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे तो वो ना ही चलना स्टार्ट करेगी और ना ही रुकेगी। मतलब कि अगर बॉल रेस्ट पे है तो हम उस पे फोर्स अप्लाइड करेंगे, तभी तो वो चलेगी, है ना। और हम सेकंड केस में लेते हैं कि अगर एक चलती हुई बॉल है, हम उस पे फोर्स लगाते हैं तो वो रुक जाएगी। अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो बॉल रुक जाएगी। तो पहला लॉ यही कहता है, व्हेन a body is at rest,
एक मिनट में फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। बॉडी एट रेस्ट, it remains at rest. When a body is at rest, it remains at rest. And if a body in motion, it it remains in motion when no external the body। तो अब आप सोचते होंगे कि हमने बॉल फेंकी है, मतलब आप ऐसे बॉल जमीन पे डाल देते हो तो वो खुद ही रुक जाती है। फिर आप क्या होगे कि हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया था, लेकिन ये तब कैसे रुक गई? क्योंकि उस पे फ्रिक्शनल फोर्स पड़ती है, उस पे ग्रेविटी का भी फोर्स पड़ता है और फ्रिक्शनल फोर्स भी पड़ती है। तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग चला जाता है तो मैं अभी उसको छेड़ूंगा नहीं, बट उस पे फ्रिक्शनल फोर्स पड़ती है, इसलिए वो जो है रुक जाती है। अब आप रुकी हुई बॉल को तो ऐसे चला नहीं सकते ना। हाँ, बल्कि अगर हवा हो तो वो चल सकती है, क्योंकि हवा उसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो उसी के कारण वो चलना शुरू हो जाती है। तो हमारा पहला लॉ जो है वो यही कहता है कि अगर कोई बॉडी वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पे कोई भी आपके द्वारा या किसी के भी द्वारा फोर्स लगाया नहीं जाएगा। अगर आपने फोर्स लगाया तो वो रेस्ट से मोशन पे आएगी और मोशन से रेस्ट पे आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ की एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, ठीक है, और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, पर फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ की कोई डेरिवेशन वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो ये वैसे भी फर्स्ट लॉ ज्यादातर पूछा तो नहीं जाता, पर हाँ एक नंबर में या दो नंबर में पूछा जा सकता है कि स्टेट द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, सेकंड तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इसमें एक फॉर्मूला भी है, स्टेटमेंट भी है और डेरिवेशन भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ। तो क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि, कि कितना चेंज होता है। इसका एक फॉर्मूला भी है निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए बेसिकली, दैट फॉर्मूला है, मैं इसको थोड़ा वैसे से लिखता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। फोर्स is equals to force is equals to mass into acceleration
जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अगर आपको गिवन है कि मास इतना है और एक्सेलरेशन इतना मीटर पर सेकंड है, तो आप इसकी फोर्स निकालिए। तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे बना, क्योंकि इसमें तो देखो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, जो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे? तो इसकी एक डेरिवेशन बनी है, मतलब मैंने गलत बोला, डेरिवेशन बनी है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। तो क्या हुआ, हम पहले सपोज करते हैं कि एक मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है। सपोज सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास लिया m, ठीक है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि देखो, ये मैं नाइन्थ के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, जो ये कॉन्सेप्ट है नाइन्थ के पर्पज से है। और जो नाइन्थ में है मोशन, वो सिर्फ स्ट्रेट पार्ट में है। समझे कि जो नाइन्थ का है वो सिर्फ स्ट्रेट पार्ट में है। बाकी जब आप और क्लासेस में आएंगे तो आप और भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी नाइन्थ में सिर्फ स्ट्रेट पार्ट का है। ठीक है, तो सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving along a straight line with an initial velocity, with initial velocity u। इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u। ये अब मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास है m, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद इनिशियल वेलोसिटी। कि जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, जो उसकी रिकॉर्ड चलने से पहले की वेलोसिटी है। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, अब इसके बाद है इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v। ये एक्सेलरेटेड है यूनिफॉर्मली, इट इज इट इज यूनिफॉर्मली accelerated to velocity। velocity v, ये एक्सेलरेटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नाउ इन टाइम t,
अब हमने टाइम मान लिया कि टाइम है टी। ठीक है। नाउ इसके बाद है बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ। देखा, अब एफ आ गया ना, हमने एफ माना ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एफ आ गया। देखो, हमने मास भी ले लिया, एक्सेलरेशन भी ले लिया। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन चलो अभी मैं बाद में बताऊंगा, सारा ट्विस्ट अभी क्यों बता। ठीक है। टाइम टी। ठीक है, तो हमने ये ले लिया बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ऐसा कीजिए, नहीं कुछ, इन द टाइम टी बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स पे। फोर्स, कांस्टेंट फोर्स एफ थ्रू द टाइम टी, टाइम के साथ the initial and final momentum of the body object will be p1 is equals to mu। अच्छा, आपको मोमेंटम का फॉर्मूला भी बताना था मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम मोमेंटम को लिखते हैं, वैसे रोहो माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा पी की शेप में होता है। मतलब कि मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। ये थोड़ा ना ऐसा टाइप होता है कि पी थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, लेकिन अभी मैं कंप्यूटराइज लिख रहा हूँ तो वो आपको पी मुड़ा हुआ नहीं दिखा सकता। ऐसे लिखा जाता है पी, रोहो। ये मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है। ये ये पी मुड़ना चाहिए। वो अगर देखो आप नहीं मोड़ोगे तो वो इन्विजिलेटर के मतलब टीचर के ऊपर होगा कि वो आपको नंबर देगा नहीं देगा। वैसे ज्यादातर केस में नंबर नहीं देते, तो अच्छा ही है कि आप रिस्क ना लें। तो मैं अभी पी ही लिख रहा हूँ क्योंकि इधर कंप्यूटराइज में रोहो लगा नहीं पाऊंगा। तो रोहो एम वी। ठीक है, ये है मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बाय द टाइम टी। थ्रू द टाइम टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, ये इसके बाद रोहो है। ओके, लेकिन मेरे को पी लिखना पड़ रहा है। पी, पी वन। क्या पी वन, पी वन, मैं अभी ये हटा देता हूँ, इज इक्वल्स टू एम यू। वैसे तो फॉर्मूला एम वी होता है, लेकिन हमने ये इनिशियल मोमेंटम माना है। इनिशियल मोमेंटम है ये रोहो, रोहो एम यू, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक है। एंड रोहो टू, पी टू मतलब मोमेंटम नंबर टू इज इक्वल्स टू एम वी। अब इसमें फाइनल वो आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। नाउ
द चेंज इन मोमेंटम, कि क्या मोमेंटम में चेंज हुआ, द चेंज इन, सॉरी, द चेंज इज इक्वल्स टू रोहो टू माइनस रोहो एम रोहो वन। ठीक है, तो इसका नीचे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमने क्या लिया था P2 की जगह पर, P2 की जगह पे क्या लिया था, mv, तो हम यही प्लेस करेंगे mv, मिनट, mv माइनस mu। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, छोड़ कोई बात, तो इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें से m हमने कॉमन ले लिया, तो हमने m को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, v माइनस u। ठीक है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में जानते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टेप है, द रेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा, हमने ले लिया m, यही जो हमने ली थी ना, m ब्रैकेट v माइनस यू, तो हम इसे प्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसे प्लेस किया v माइनस यू, और हमने इसके नीचे क्या प्लेस किया, t। ठीक है, बट बट एक मिनट, अब आपको देखिए कमाल की चीज मैं क्या बताता हूँ, बट v माइनस यू, एक मिनट, v माइनस यू अपॉन टी, तो एक्सेलरेशन होता है ना, बट v माइनस यू अपॉन टी is the is the क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या आ गया आंसर,
अब देखिएगा वो आप, हमारा आंसर क्या आया, एम एंड ए। देखिए, तो हमारा अब क्या आंसर आ गया, एम ए। अब हमें किसकी जरूरत है, बस फोर्स की। तो अब देखिए वो क्या आ जाएगा। नाउ तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आना था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तभी ये आया। तो मैं लगाना भूल गया, तब अब मुझे यहाँ पे याद आया कि हमें ये लिखना था, यहाँ पे ये लाइन लिखनी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका ध्यान रखिएगा। इधर आना था बस एक शब्द, लीनियर मोमेंटम, दैट्स इट। तो तो इसके बाद अब क्या हुआ, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, इसमें आना चाहिए था वो प्रपोर्शनल का साइन होता है ना, ऐसे वाला। मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, रुक जाइए। ऐसे यहाँ पे ये आ रहा था, एक मिनट यहाँ पे ड्रॉप। तो इधर एक वो प्रपोर्शनल का साइन लगना था, लग नहीं पा रहा है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ऐसे प्रपोर्शनल का साइन लगेगा, फिर हम उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, मैं अभी ऐसे ही लगा देता हूँ, कोई बात। फिर यहाँ पे आएगा यही एम वी, हाँ यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल लगा दिया। फिर इसके बाद वही फॉर्मूला हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, ठीक है। फिर अपॉन में 100, सॉरी 100 बोल रहा हूँ, आना क्या चाहिए, टाइम, जी। यहाँ पे आ जाएगा टी। तो क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पर वो साइन लगेगा, या कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, और अब आप देखेंगे कि हमारा आंसर आने वाला है। यही फॉर्मूला लगेगा। हमने बस यहाँ से क्या किया कि m कॉमन ले लिया, m कॉमन लिया, देन इसके बाद हमने लिखा v माइनस यू। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ये होता है एक्सेलरेशन। है, यहाँ पे फिर से वही साइन लगेगा। फिर हम लिखेंगे
यहाँ पर पहले कि यहाँ पे अब फोर्स आ जाएगी, एफ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और ए, ठीक है। देन बस आ गया हमारा आंसर। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आ गया हमारा आंसर। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब आप समझ लीजिएगा, आप चाहे तो अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। ये अल्फा का साइन अब दोबारा आ नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब आते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, देखिए कितनी जल्दी हो गया। लॉ ऑफ न्यूटन, तो ये क्या कहता है कि इफ देयर इज एन एक्शन, इफ देयर इज एन एक्शन, उसके बाद तो ये क्या कहता है, एक मिनट, मैंने आया कुछ गलत लिख दिया है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे कि कोई आपके पास कोई स्ट्रेंजर आया जिसे आप ना जानते हो, उसने आपके गाल पे थप्पड़ मार दिया, तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे या फिर उसे मारेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे मारेंगे ही। तो यही कहता है कि अगर कोई एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तब मैंने बोला था, जब मैं आपको ये न्यूटन फर्स्ट लॉ समझा रहा था, तभी मैंने बोला था कि अगर हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे करेंगे तो ही वो बॉल जाके रुकेगी। बॉल किस तरफ गई? बॉल जा रही थी स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ, हमने फोर्स लगा दिया इस साइड। मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है। बॉल जा रही थी सीधा यहाँ पर, हमने यहाँ पे अपना हाथ अड़ा दिया, तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है क्योंकि बॉल इधर आ रही है, आपका हाथ उधर जा रहा है, तो बॉल होगी रेस्ट, रेस्ट पे चली जाएगी बॉल और रुक जाए, ठीक है। और एग्जांपल से समझते हैं कि आपने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट उड़ते हैं तो उनमें जो पल्परेशन होता है, मतलब पल्परेशन में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तब की जो वहां से आग निकलती है ऊपर जाने के लिए, तो वो नीचे की साइड ही तो निकलती है ताकि वो ऊपर फ्लाई कर सके। आप कुछ भी उड़ाए, आप पटाखे वाले रॉकेट उड़ाए, तो वो नीचे को अपनी आग छोड़ते ताकि वो ऊपर जा सके। रॉकेट के साथ भी यही होता है, नीचे आग छोड़ते तो ऊपर जा। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, चलिए। तो ये देखिए एक वीडियो। 10, 9, 8, 7, 6, remaining. Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the space. ये देखिए, यहाँ इसकी आग क्या कर रही है, नीचे की ओर जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रही है। Discovery
नीचे की तरफ जा रही है, तभी देखिए ऊपर फ्लाई कर पा रहा है। ये देखिए, दिख रहा है, ये नीचे की तरफ आ रही है तभी ये ऊपर फ्लाई कर पा रहा है। तो मैं इसी की बात कर रहा था। तो जैसा कि आपने देखा कि ये नीचे की तरफ आ रही है तभी ये ऊपर की ओर फ्लाई कर पा रहा है। तो इसी में ही न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है रॉकेट को करने के। तो जैसा कि आपने देखा कि वो जो था वो नीचे की तरफ उसकी आग जा रही थी और ऊपर की तरफ वो फ्लाई कर रहा था। तो इसी में ही न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। और इसी के साथ हमारे ये तीनों लॉ खत्म हो चुके हैं। न्यूटन ने सिर्फ 3 ही लॉ बनाए थे और ये 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कुछ कमी हो या फिर डाउट हो तो प्लीज कीजिएगा। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू और प्लीज मुझको बताइएगा। थैंक यू।